तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर लगातार हम पिछले आधे घंटे से चर्चा भी कर रहे थे। दंतेवाड़ा में जो बड़ा नक्सली हमला हुआ, दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ, जहां पर अरनपुर ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए, 10 डीआरजी जवान सहित एक ड्राइवर शहीद हो गया। और एसपी ने इस ब्लास्ट की पुष्टि की है। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया, इसके बाद अतिरिक्त बल को इलाके में भेज दिया गया है और इस हमले को नक्सलियों ने आईडी के जरिए अंजाम दिया है। और इसके बाद अतिरिक्त बल भेजने के बाद वहां पर अभी पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार मुठभेड़ जारी है। और वहीं इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है और आईडी ब्लास्ट के तहत जवानों के वाहनों को उड़ा दिया। वो सर्चिंग ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे और इसी बीच आईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस हादसे में, इस घटना में 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बातचीत की और कहा है कि जो भी मदद इस वक्त चाहिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की तरफ से वो मदद मुहैया करवाई जाएगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहती हैं कि नक्सलियों का खात्मा जल्द से जल्द हो और जो नक्सली समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और उसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे जो क्षेत्र ऐसे थे जहां पर नक्सलियों का आतंक था, उन सभी क्षेत्रों को मुक्त करा दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बाकी हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में, जहां पर नक्सलियों का आतंक अभी भी लगातार जारी रहता है। और बीच बीच में वो इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं ताकि वो अपनी सक्रियता, अपना एक्टिवनेस लोगों को बता सके और डर बनाए रखें। लेकिन हमारे देश के जवान लगातार इनकी कायराना करतूत को लेकिन हमारे देश के जवान लगातार इनके सामने डटे रहते हैं और इनकी हर हरकत का जवाब देते हैं। और अभी भी लगातार नक्सलियों और पुलिस के जवानों के बीच में मुठभेड़ जारी है। और इस हमले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही यह भी कहा है कि हम नक्सलियों को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने भूपेश बघेल से भी बातचीत की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, और कहा कि जो भी राज्य सरकार को मदद चाहिए वो सारी मदद केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और अभी हम आधे घंटे से हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि जो अपेक्षा थी, जो अपेक्षा है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग तो मिल रहा है, मदद तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया था उनसे कि वो कौन कौन सी अपेक्षा है राज्य सरकार की तरफ से जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। तो वो दूरस्थ क्षेत्र में थे। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त अभी गांव क्षेत्र में हैं, तो वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और जो तमाम जो सवाल थे उसका जवाब ये जानकारी लेके जरूर देंगे वो। और इस वक्त हमारे साथ दंतेवाड़ा से संवाददाता जुड़ गया मुकेश श्रीवास्तव। मुकेश, अभी इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? अभी भी लगातार मुठभेड़ चल रही है? जी हाँ, बता दूं कि अभी भी यहाँ मुठभेड़ चल रही है और आसपास में जो कैंप बैठाए गए हैं वहां से भी सर्चिंग पार्टी को निकाला गया है ताकि बैकअप मिल सके। और जो घायल जवान हैं उनको जिला अस्पताल लाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि कल रात से जो ज्यादा बरसात हुई है, इसके कारण जो इस क्षेत्र के जो रोड में पानी से कटाव होने के कारण जिला अस्पताल तक जवानों को लाने में मुश्किल आ रही है। जब ये हमला हुआ उस वक्त कितने जवान उस गाड़ी में मौजूद थे और कितने नक्सली थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? आपको बता दें कि जो रोड ओपनिंग पार्टी में जो यहाँ से गाड़ी रवाना की गई थी उसमें 25 से 30 जवान सवार थे और ये रोड ओपनिंग पार्टी में जा रहे थे और नक्सली इन जवानों को निशाना बनाए रखे थे। क्योंकि यह इलाका जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका पड़ता है। नक्सली जब भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं पहाड़ियों से लंबे तार के ले जाके आईडी ब्लास्ट किया जाता है। कितने अभी जवान घायल बताए जा रहे हैं? क्योंकि 10 जवान और एक ड्राइवर तो शहीद हो गए हैं और कितने जवान हैं जो घायल हुए इस ब्लास्ट में? 15 से 20 जवान घायल होने की संभावना है।
और इसके बाद अभी जो मुठभेड़ जारी है उस वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी भेज दिया गया है। क्या बताया जा रहा है, कितने जवान अभी वहां पर मौजूद हैं, कितना अतिरिक्त बल भेजा गया और क्या कुछ कितने नक्सली वहां पर हो सकते हैं जिनसे लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी है? सीआरपीएफ की पूरी बटालियन भेजेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अंदरूनी इलाके में सीआरपीएफ 231 बटालियन भी है, 211 बटालियन भी का भी कैंप है आसपास में, और दंतेवाड़ा से डीआरजी की अलग से एक पार्टी भेजी गई जिससे कि बैकअप मिल सके और नक्सलियों को गिराया जा सके। और नक्सली जो है कि क्योंकि ये इलाका पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं पहाड़ का सहारा लेके नक्सली भागने में कामयाब भी हो रहे हैं। अगर हम वहां पर आम लोगों की बात करें, जो 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 आम जनता वहां पर रहती है, वहां पर कितने, क्या जो ये हमला हुआ है उससे कितना जो रहवासी एरिया था, जो गांव थे, कितने दूर थे वहां पर, और कितनी सक्रियता है यहाँ पर इस अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, दंतेवाड़ा के अरणपुर की क्षेत्र की बात करें, किस तरह से नक्सलियों की यहाँ पर सक्रियता रहती है? क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कि अरणपुर क्षेत्र है जो ये आंध्रा से लगा हुआ क्षेत्र है। जब भी नक्सली इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जब भी जैसे कि दंतेवाड़ा में वारदात को अंजाम देते हैं तो पहाड़ी का सहारा लेके अन्य राज्यों में भागने में ये कामयाब होते हैं। ठीक है मुकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल। हिमांशु, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी तो दी है कि अब नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो अपेक्षा है राज्य सरकार की, वो पूरी की पूरी अपेक्षा केंद्र सरकार की तरफ से पूरी नहीं हो पा रही। उन्होंने ये जरूर माना कि हमें मदद मिल रही है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ अपेक्षाएं हैं। और मैंने उनसे कहा कि कौन सी अपेक्षाएं हैं वो, कुछ पॉइंट अगर आप मुझे बता दें, लेकिन शायद दूरस्थ क्षेत्र में थे तो आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी, आवाज कट गई। तो क्या यहां पर सामंजस्य की कुछ कमी दिखाई दे रही है जिसके चलते नक्सल इस तरह के हमलों का अंजाम करने में कामयाब हो पाते हैं? भागीरथी, जिस तरह से मैंने बताया कि लगातार जो है सरकार है कहीं न कहीं तमाम योजनाएं लेकर जब धरातल पे उतरती, जब सुदूरांचल पे, तो कहीं ना कहीं नक्सली अपना काराना हरकत इसलिए लेकर सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो क्षेत्र है, चाहे जंगल की बात करी जाए तो उसकी जमीन की बात करी जाए, सरकार जब अधिग्रहण करने के लिए जब प्रस्ताव लाती है तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर, और साथ ही जिस तरह से भी लोन वर्राटू के माध्यम से क्या लगातार जो डीआरजी के में जो भर्ती की प्रक्रिया को लेकर जो सरकार सरलीकरण किया, और कहीं न कहीं इसको लेकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे बहुतायत के रूप में, तो कहीं ना कहीं जो इनके जो मुखिया है, जो कमांडर है, वो कहीं ना कहीं काफी उत्तेजित हो रहे हैं। और कैसे इसका जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जब नक्सली जिस तरह से काराना हरकत निकलकर सामने आता है तो उसकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है कि आखिरकार किस तरह से। बिल्कुल हिमांशु, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं दीपक जी। दीपक जी, जिस तरह से ये हमला हुआ है, आप ही का एरिया, आप यहीं से सांसद हैं, क्या कहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जवानों के कैंप पे फायरिंग करने की बात, हिमांशु आपको रोकना चाहूंगा, हिमांशु आपको रोकना चाहूंगा, अभी सांसद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, प्रतिक्रिया। और इस घटना से हम लोग पूरे जनप्रतिनिधि, सरकार और पूरे बस्तरवासी स्तब्ध हैं। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि कहीं न कहीं अरणपुर क्षेत्र जिला मुख्यालय से काफी दूरी पे स्थित है और वहां लगातार एक समय में नक्सलियों का गढ़ था वहां, लेकिन लगातार कैंप और थाना होने के बाद लगभग वो एरिया अभी क्लियर होते जा रहा है। तो कहीं न कहीं नक्सलियों को ये नागवार, ये सब चीज नागवार गुजरा है, और क्योंकि जंगली और पहाड़ी एरिया होने की वजह से तो नक्सलियों को इससे फायदा मिलता है। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं नक्सलियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में था, जो फोर्सेस को जानकारी रही जिला मुख्यालय पर, फोर्सेस काराधिकारी को जानकारी, तो जो मूवमेंट करने निकले थे और वापसी के दौरान जो कि इस आईडी ब्लास्ट में ब्लास्ट किया गया, जो हमारे लगभग 10+1 11 जवान हमारे मारे गए, कम से ये बड़ी चूक है। और मैं समझता हूँ कि जो ये जो मौसम है, ये मौसम में नक्सलियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है कि उनको इसका फोर्सेस के ऊपर अटैक करे, इसलिए क्योंकि ये गर्मी के मौसम में हमारे आदिवासी जो है ना, घर से बाहर निकलकर जंगलों में तेंदू पत्ता संग्रहण करने या इमली महुआ टोरा बिनने जाते हैं, इसी का फायदा नक्सली उठाते हैं और फोर्स के ऊपर अटैक करते हैं। किस तरह का फायदा आप कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो जाते हैं जंगलों में जाते हैं, तो किस तरह का फायदा उठाते हैं? क्या उनके बीच में ये भी गांव वाले बन के घुल मिल जाते हैं, उसके बाद फिर इस घटना को अंजाम देते हैं वो? नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं दे सकता। कई गांव वालों को सूचना तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, वो जो कि फोर्सेस को समझ में नहीं आता है कि ये नक्सली या गांव वाले हैं। फोर्सेस को जो भी व्यक्ति देखे, किसी के माथे में तो लिखा हुआ नहीं है नक्सली, फोर्सेस को जो भी गांव वाला दिखा समझते थे तो गांव वाला है, तो उसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं नक्सली फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं और फोर्सेस को संभलने से बहुत एक बड़ा क्षति हो जाता है। आप इसी क्षेत्र से सांसद हैं, तो आप कई सालों से इन चीजों को आप देख रहे होंगे। अगर पहले के मुकाबले अगर अभी देखें तो नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी आई है?
नहीं, कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि पिछले 15 साल में तो हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जनप्रतिनिधि यहाँ थे। हम लोग तो बाई रोड तक जा नहीं पाते थे, बिना हेलीकॉप्टर के हम नहीं जा पाते थे। लेकिन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 3-4 साल में, मैं सांसद होने के नाते मेरा 6 जिला 8 विधानसभा मैं बाई रोड जाता हूँ। आज के एक दिन भी मैंने हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं किया। लेकिन जब तक आरोपी हम नहीं लगा पाएंगे, हम बिना आरोपी हम नहीं जा सकते, ये भी सच्चाई है। लेकिन यह है कि हम लोग अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए ऊपर से निर्देशित, शासन प्रशासन निर्देशित आता है, सावधानी हम लोग बरतते हैं। और जो ये जो समय होता है, इस अभी भी हम लोग ये अंदेशा था कि ये जनप्रतिनिधि के ऊपर या कहीं ना कहीं फोर्सेस के ऊपर बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि लगातार नक्सली बैकफुट में है और उस बैकफुट बौखलाहट में कहीं ना कहीं किसी के ऊपर बड़ा बैकफुट का कारण क्या है? इसका अगर कारण आप थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या कारण बैकफुट का कारण है सरकार की प्लानिंग और सरकार रणनीति के साथ काम कर रही है। इसका नतीजा है कि नक्सली आज सीमित एरिया में सिमटी हुई है, लेकिन अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो किसी के ऊपर भी बड़ा हमला कर सकते थे। ये अंदेशा हम लोग को, शासन प्रशासन को पहले से था और उस कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि इस घटना को वो अंजाम देने में सफल हुई है। सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं आप दीपक जी? जैसे एक तो जिक्र किया आपने कि गर्मी के समय आदिवासी भी जंगल जाते हैं वहां पर अपने काम के सिलसिले में, तो जो जवान है वो समझ नहीं पाते कि ये वहां के आदिवासी है या फिर नक्सली है या रहने वाले हैं या नक्सली है। एकदम देखिए, दो चीज की एक तो देखिए, बरसात के मौसम में नक्सली मूवमेंट नहीं कर पाते, पूरी एरिया में पानी भरे रहता है, बाढ़ की स्थिति रहती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ठंड के मौसम में इसलिए नक्सली अटैक नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे जंगल जो घने रहते हैं। लेकिन गर्मी के समय पतझड़ का मौसम रहता है, लोग घर से बाहर निकलते हैं और ये कम से कम बहुत लंबी दूरी तक हम रोड को मतलब रोड के कम से कम हम लोग आधा किलोमीटर तक हम रोड को देख सकते हैं, जो उनको एम्बुलेंस लगाने के लिए उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है और उसी कहीं ना कहीं वो सफल होते हैं। और इसी में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंस और आईडी ब्लास्ट करने में कहीं ना कहीं इसमें भी नक्सली सफल हुए हैं। दीपक जी, नक्सलियों का खात्मा करना ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है, तो क्या दोनों बेहतर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर सामंजस्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है? देखिए क्या है, बिना तालमेल के संभव नहीं है। नक्सली समस्या किसी एक छत्तीसगढ़ या किसी एक राज्य का नहीं है, ये तो 3-4-5 राज्यों का स्टेट है और सेंट्रल का इशू है। लगातार इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार साथ में मूवमेंट कर रहे हैं। अभी आप गृह मंत्री आते हैं सीआरपीएफ वाले कार्यक्रम में और हमारे सुकमा एरिया में भी जाके फोर्सेस के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे काम करे, राज्य सरकार भी अपने स्तर पे। नहीं, मैं सवाल वही कर रहा हूँ कि दोनों के बीच में सामंजस्य ठीक ठाक चल रहा है या फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार राज्य में होने के चलते एक जो राजनीतिक द्वंद्व रहता है उसके चलते यहाँ पर खामियां भुगतना पड़ रहा है। राजनीति करना तो करने का अलग मकसद है। राजनीति करने के लिए हमारे पास 24 घंटे 12 महीना है। राजनीति हम करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन ये जो इशू है, इस इशू पे सेंट्रल और स्टेट को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और नहीं, काम तो करना चाहिए। मैं आपसे बस सीधा सवाल कर रहा हूँ कि दोनों मिलकर सही से काम कर रही कि नहीं कर रही है, मेरा वही सवाल है आपसे। सेंट्रल का भी मदद मिल रही है, इसमें इनकार नहीं करूंगा। सेंट्रल का भी मदद मिल रही है। सेंट्रल जब छत्तीसगढ़ सरकार जितना फोर्सेस मांग रही है सेंट्रल से मिल रहा है और सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट दोनों फोर्सेस सामंजस्य के साथ कहीं ना कहीं नक्सली मूवमेंट में सर्चिंग में निकल रहे हैं। ये हम लोग मैदानी एरिया में देखते हैं, सामंजस्य है, कोई इस मामले में कहीं असमंजस्य स्थिति नहीं है। अच्छा, लोगों की अगर हम एक सोच की बात करें, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि जो खुफिया जानकारी है वो कभी कभी वहाँ के लोग पहुँचा देते हैं, मजबूरी में सही, लेकिन पहुँचा देते हैं क्योंकि खौफ बना रहता है नक्सलियों का। लेकिन अभी वहाँ पर जो रहवासी, वहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास, क्या उनके अंदर सोच में कुछ परिवर्तन आया है? क्योंकि वो सरकार के प्रति ज़्यादा यहाँ पर पहुँच गए हैं, सरकार उन तक पहुँच चुकी है, विकास पहुँच गया, इसलिए वो सरकार के साथ है, या फिर अभी भी एक नक्सलियों का खौफ उनके ऊपर मंडराता रहता है, इसलिए चाहे मजबूरी कह ले या कुछ भी कह ले, इसलिए कभी कभी जो कुछ जानकारी होती है वहां तक पहुंच जाती है? देखिए, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास तो बढ़ा है। इसी के नतीजा है कि बिजली, पानी, सड़क हम जनता तक पहुंचा पाए हैं। लेकिन रही बात की क्या है कि जो जनता है वो तो जंगलों में रहती है। कभी दिन को फोर्स जाती है तो वो अगर फोर्स को बोलेगी 1 गिलास पानी पिला तो वो फोर्स भी पिलाएगी। अगर रात को नक्सली पहुंचेंगे, नक्सली बोलेंगे उस जनता को भी 1 गिलास हमको भी पानी पिला दो, जनता उनको भी पानी पिलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर में ये है कि गांव वालों के आड़ में नक्सली उनको अंजाम देने में कहीं ना कहीं सफल होते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल दीपक जी, संक्षेप में बताइएगा। विश्वास और बढ़ सके सरकार का वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, ताकि जो नक्सलियों की जो एक समस्या है उसको खत्म करने में वो भी साथ आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले कई सालों से बदलाव हुआ है, लेकिन क्या वो कुछ और स्टेप्स आगे बढ़ाने चाहिए? क्या वो कुछ स्टेप्स सरकार की तरफ से लेने चाहिए? नहीं, वास्तव में हम लोग सरकार, शासन प्रशासन को और हम लोग को प्लानिंग करने की आवश्यकता है, ताकि नक्सली को और हम लोग किस तरह से बैकफुट में कर सकते हैं और वहाँ के आदिवासियों का हम लोग दिल जीत सके। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अगर कोई कभी बेसिक होगा तो उसको आने वाला समय में हम लोग और दूर करके उसको बेहतर हम लोग काम करेंगे।
ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सांसद दीपक जी बता रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नक्सलियों के खात्मे के लिए बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन परवेज जिस तरह से नक्सली बैकफुट में है और नक्सली अपने एक्टिवनेस दिखाना चाहते हैं, अपनी सक्रियता दिखाना चाहते हैं, इसी के चलते इस तरह के वो हमले अंजाम देते रहते हैं बीच बीच में। और आज फिर से एक हमले में 11 लोग शहीद हो गए, 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। और इस हमले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है राजनीतिक गलियारों से और मंत्रियों या राजनेताओं की तरफ से, आइए आपको सुनवाते हैं। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरणपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं 1 सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो। नारायणपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और 1 ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में 1-2 घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। दंतेवाड़ा जिला के अरणपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़कर इस दिशा में अब सोचने की और काम करने की जरूरत। बिल्कुल, सबको साथ मिलकर इसमें सोचने की और काम करने की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया सुनी आपने कई लोगों की, और वाकई ये सिर्फ किसी राज्य की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है, क्योंकि इस तरह से कई खबरें भी हमने पढ़ी है, कई खबरें भी हमने देखी है जहां पर नक्सली सिर्फ हमारे यहां पर भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ नहीं करते हैं, बल्कि कई ऐसे आतंकवादी संगठन भी है कि जिनके साथ गुपचुप तरीके से उनकी साठगांठ भी है और आतंकवादी अक्सर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं नक्सलियों को। तो तमाम तरह के गठबंधन दिखाई देते हैं यहां पर, लेकिन सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास का यहां पर एक अच्छा खासा एक सफल यहां पर एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसी के चलते नक्सली यहां पर बैकफुट में है, लेकिन बीच बीच में अपनी सक्रियता दिखाने के लिए, अपने एक्टिवनेस दिखाने के लिए नक्सली इस तरह के दुस्साहस करने की कोशिश करते हैं। और आज एक और दुस्साहस किया जहां पर आईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने एक वाहन को उड़ा दिया जिसमें 30 से 35 जवान शामिल थे और इस ब्लास्ट में 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए और
कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी भी दी है कि नक्सलियों का खात्मा जल्द पूरी तरह से हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है राज्य सरकार को। लगातार बने हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से हिमांशु पटेल। हिमांशु, अक्सर एक यहां पर सवाल उठता है, चाहे वो जनता हो या कोई भी हो, कि आखिर नक्सली जो इतना बड़ा इनका एक साम्राज्य है, भले सिमटता जा रहा है, लेकिन इसके लिए धन कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? और जब इस सवाल के तह तक जाते हैं इंसान, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कई ऐसे लोग भी जो सभ्य लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके तार भी जुड़ते हैं। और बीच में कई ऐसे लोगों के ऊपर छापेमारी कार्रवाई भी हुई है जिनको गिरफ्तार किया गया है। अगर इनकी फंडिंग पूरी तरह से रुक जाए तो मुझे लगता है ये नक्सली अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और उनका खात्मा होना भी बहुत जरूरी है। हिमांशु, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। तो वाकई जो पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के सामने तो नक्सली हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल कौन करता है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि फंडिंग कहां से होती है, इनको पैसा कौन देता है, यह पैसा कहां से जुगाड़ करते हैं? कुछ तो हमें पता है कि ये किसी बिल्डर के ऊपर, किसी व्यापारी के ऊपर दबाव डालते हैं और उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। क्योंकि नक्सली मूवमेंट जो शुरू हुआ था, ये गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन अब ये एक पैसा उगाई का भी एक गैंग बन गया। इसको गैंग ही बोलूंगा मैं, क्योंकि तमाम तरह से लोगों पर दबाव डालते हैं पैसे उगाई के लिए। और बहुत सारे हमने देखे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उसमें भी इनका हस्तक्षेप रहता है कि उस एरिया में अगर किसी को काम करना है तो वहां पर कुछ पैसा इनके पास जाएगा। तमाम तरह के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। अगर इनकी फंडिंग रुक जाएगी तो नक्सली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन पर्दे के सामने जो नक्सली काम कर रहे हैं और पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, इनकी फंडिंग रुक जाएगी, तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इनके पास हथियार नहीं होगा, इनके पास हथियार में डालने के लिए गोली नहीं होगी, तो फिर ये खुद खत्म हो जाएंगे। इनके पास खाने के लिए सामान नहीं होगा, तो ये कैसे इस नक्सली मूवमेंट को आगे जारी रख पाएंगे? और अब नक्सली मूवमेंट वैसा रह ही नहीं गया है, ये सिर्फ एक गैंग बन गया है जो कि हमारी सरकार, हमारे देश के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है और हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोगों का भी प्रयास यहां पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वो नक्सलियों के डर से कुछ ऐसी खुफिया जानकारी है जो मजबूरी में इनको देनी पड़ती है। लेकिन अब वो भी सजग हो गए, क्योंकि अब विकास वहां तक पहुंच गया है। अब वहां तक सड़कें पहुंच चुकी हैं, वहां तक बिजली पहुंच चुकी है। इसलिए अब नक्सलियों के झांसे में वो भी नहीं आते हैं। इसलिए नक्सली इस तरह के हमले को अंजाम देते हैं, जैसे फिर से आज इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनाते हैं। और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से आप चेतावनी दी है कि नक्सलियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यहां पर मिलकर काम करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है और लोगों को भी यहां पर साथ आना चाहिए। और अगर सब साथ आ जाएंगे तो जो नक्सली यहां पर अपनी इस तरह से दुस्साहस करते हैं, ये दुस्साहस नहीं कर पाएंगे और नक्सली समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पर फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।